नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बजट के बाद कल तो हमने सुस्ती देखी, आज बाजार ने फर्राटा रफ्तार पकड़ी है और निफ्टी डबल सेंचुरी लगाकर आज रिकॉर्ड हाइस पर भी पहुंचा। दिन के दौरान 400 अंकों के आसपास की तेजी थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। इस वक्त हम देखेंगे तो निफ्टी है 21,900 के आसपास। अब भी इस मुनाफा वसूली के बावजूद भी 200 अंकों के आसपास की तेजी है, तकरीबन 1% ऊपर है निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां से उतना योगदान नहीं है, बट फिर भी तेजी का ही माहौल है। 46,275 का आपको निफ्टी बैंक दिखेगा। ऊपरी स्तरों से ठीक ठाक प्रॉफिट टेकिंग आई है निफ्टी बैंक में। आज ओएमसी स्टॉक्स, अगर हम पूरा ऑयल एंड गैस ही देखेंगे तो वहां पर कह सकते हैं कि उबाल है, आग लगी है। कच्चे तेल में जो कमजोरी आई उसके चलते बीपीसीएल में 10% के आसपास कुछ हाल है। ओएनजीसी में हम 4.5% की तेजी देख रहे हैं और यह शेयर लगातार चल रहा है। रिलायंस ने आज बाजार को जोश देने का काम किया, 2-2.5% के आसपास की तेजी रिलायंस में हो गई थी। रिलायंस का शेयर भी आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। तो ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, आईटी जो वेटेज के लिहाज से जो प्रमुख सेक्टर्स हैं और इकोनॉमी के लिहाज से भी वहां पर हम जबरदस्त तेजी दिख रहे हैं। और बजट में जिस तरह से कैपेक्स को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं, इंफ्रा शेयर आज भी दौड़ लगा रहे हैं। एनबीसीसी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, अब 15% से भी ज्यादा की तेजी वहां पर है। लेकिन अब 1 घंटे का समय बचा है आज इस कारोबारी हफ्ते के आखिरी सत्र में। अगर हम बात करें तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? अपने एक्सपर्ट से ये भी समझेंगे और आपके लिए भर भर के हम बढ़िया ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे। अगले हफ्ते की भी आपके लिए तैयारी आज ही हम करवा के जाएंगे। लेकिन पहले डिम्पी के पास चलेंगे। डिम्पी, बढ़िया तेजी जैसा आपने बोला, मतलब आपके कहते हैं ना जिह्वा पे सरस्वती विराजमान है आजकल। जो निकल गया जीभ से बाजार कोशिश करता है कि उसको अचीव करके आपको दे दी झोली में। हाँ, इसमें क्या भगवान की कृपा तो रहती ही रहती है, लेकिन इसमें डाटा का भी बहुत हद तक योगदान होता है, क्योंकि वो जो काम होता है उसमें आप अच्छे से दिखते हैं। सुबह हमने जो आपके सामने बात रखी थी कि 22,000 या हो सकता है उसके ऊपर भी तक मार्केट चला जाए, और हमें ऐसा लगता है कि 22,200 तक मार्केट का रास्ता खुल गया है। आज सुबह 21,800 के ऊपर जस्ट फ्यूचर्स में तो हो भी गया ना डिम्पी? फ्यूचर्स में बिल्कुल आज 22,200 का लग गया नंबर। 198 था ही। अच्छा। तो उसको हम 200 कर लेते हैं राउंड ऑफ में। हाँ। तो फ्यूचर्स में लग गया है। और सुबह अभिषेक हुआ क्या था कि 21,800 जैसे ही पार हो रहा था, ये ना आपको, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत हद तक कॉल राइटर्स खड़े हुए थे, तो जो बाजार को मंदा करते हैं टिपिकली उनकी कटी हुई पोजीशंस है। और आप जो ये देख रहे हो ना कि ऊपर जाके नीचे आ गया, ऊपर जाके नीचे आने की 2 बड़ी वजह है। पहला, ये स्ट्रक्चरली बाइंग है, और पहले ऑप्शंस वालों को बाहर किया जिन्होंने राइट कर रखी थी। जो आज बाहर होते हैं उसके बाद सेकंड राउंड, तेजी राउंड आने में थोड़ा टाइम लगता है, कंसोलिडेशन होगा। दूसरा, आज फ्राइडे का सेशन भी है, तो आप लंबा बजट का एक सेशन देख के आए हो और मार्केट ने कंसोलिडेट किया हुआ है और रिवॉर्ड आपको देना था, उसने आपको बहुत जल्दी भी करके दे दिया। तो भी चिंता की बात नहीं है, हो सकता है मार्केट नए हाई और भी बनाए, बट थोड़ा कंसोलिडेशन होगा यहाँ पे। और एक चीज़ अभिषेक हम बार बार बताते हैं कि बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट। ये बाजार ऐसा नहीं है कि जो 5,000 पॉइंट की एक साथ एक तरफा तेजी चलती है, ऐसे ही रहने वाला है, ऐसे ही रहेगा आगे भी। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस अभी भी खड़ी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहो, कोई इशू नहीं है उनके अंदर। उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 22,000 का बनता है। ये हमने 21,500 से शुरू किया था, फिर 800 बताया, आज हम 22,000 भी बता रहे हैं आपको। ये स्टॉप लॉस आप लगाए रखो। बैंक निफ्टी में जिनके पास ही पोजीशंस है वो बिल्कुल खड़े रहो पोजीशंस के साथ ही। उनका जो स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी का होगा वो करीब बनेगा 46,000 का। 46,000 का अपना 46,200-300 का भी रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो आप। तो 40,000 तो कम से कम रखो अपना स्टॉप लॉस। तो ये बाजार ऊपर नीचे शेक करेगा। ये जो भी आप बोल रहे होंगे कि 40,232 चल रहा है, तो आपके पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में से 200 पॉइंट है और आप प्रॉफिट कमा के निकलोगे। ऊपर जाते समय 46,800 तक का अभी भी टारगेट खुला हुआ है। आज 500-600 से वापस आया है। 46,900 तो आज मैंने देख भी लिया, 46,892। हाँ, वो आज का वो कुल मिला के ऐसे ही चलेगा बाजार, जाएगा ऊपर फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। आपने कहा कि बाजार क्या कर रहा है ना कि शेक कर रहा है और जो वीक हैंड्स उनको बाहर कर देगा। आज क्या कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे कि मजबूत हैंड्स बाजार में आएंगे? क्योंकि देखिए कल बजट आया, बजट दिन कुछ नहीं हुआ। क्या फंड्स का पैसा बाजार में आज आ रहा है? मैं 3 चीजें आपको बता देता हूँ। एक तो पहला तो एफआईएस की जो होल्डिंग है वो बजट से ठीक पहले 24% थी, अमूमन 15% तक जाती है, लो है ना, तो 24% पे थी। जब बजट आया तो बजट में एक चीज क्लियर होगी, आप खुद ही बता रहे थे, आपने ग्राफिक्स बनाए थे उसमें कि ये सबसे छोटा बजट है अब तक निर्मला जी का। तो छोटे बजट में ना बड़ा विजन दिया उन्होंने 60 मिनट के अंदर अगले 5 साल का विजन दे दिया और ये भी बता दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ग्रोथ पे नहीं जाएंगे।
और एक और चीज, मेरे को ना नंबर कल फिस्कल डेफिसिट का जब आया था ना, तो इस पे चर्चा करें, हमने कल भी की थी, आज भी हम आपको बता देते हैं। फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, इंस्टीट्यूशन उसी से ही आता है। उनको लगता है कि हाँ सरकारी खर्च थोड़ा मैनेज होके चलेगा। 24% से सीधा 31% हो गया एफआईज का लॉन्ग पोजीशंस। कहने का मेरे मतलब ये है कि एफआईज का कॉन्फिडेंस है। एफआईज आके कोई छोटा शेयर नहीं खरीदेगा 50 रुपए का, वो रिलायंस खरीदेगा, वो एचडीएफसी खरीदेगा, वो ओएनजीसी खरीदेगा, वो बीपीसीएल खरीदेगा, वो ऐसे शेयर्स खरीदेगा जिसमें क्लासिकल इकोनॉमी का पॉइंट है। अब बीपीसीएल क्लासिकल इकोनॉमी है, रिलायंस क्लासिकल इकोनॉमी है, तो उन पे आके पोजीशंस बनाता है और उनकी वेटेज होगी मार्केट में, तो ये बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। तो अभी घरेलू निवेशक या रिटेल चला रहे थे, क्योंकि डिम्पी अगर हम नेट एफआईज की सेलिंग देखेंगे तो जनवरी में करीब 36,000 करोड़ की सेलिंग थी। यहाँ तक कि बजट के दिन में 1900 करोड़ का सेल फिगर आया है। वो सेल फिगर तस्वीर बदलेगी शायद। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है, अगर आप वैसे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कैश में ज्यादा सेल होती है, लेकिन अगर आप सारा डेरिवेटिव सेगमेंट देखेंगे तो टिपिकली ऑप्शंस में भी उन्होंने हेज कर रखा था। ऐसा नहीं था कि इंस्टीट्यूशनल बिल्कुल ही ऐसे चुप करके बैठे थे, उनको पता ही नहीं, समझ ही नहीं है। वो हमसे कहीं कहीं ज्यादा समझदार है, और उन्होंने क्या कह रहा कि ना ऑप्शंस की पोजीशंस को हेज कर रखा था। वो क्या कर रहे थे, ऑप्शंस को बेच के नीचे फ्यूचर्स प्लस कर रहे थे। और कल के सेशन में भी, कल आपने देखा होगा कि हेडलाइंस बनी हुई थी कि बाजार नहीं हिल रहा डुल रहा, बाजार का कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन नीचे शेयर उठा के देखो आप, एक एक शेयर 20-20% के सर्किट पे जा रहा था जो पॉलिसी बेस्ड था। तो ये ना आगे भी आपको मिलेगा। अभी इंडाइसेस वहीं के वहीं रहेंगे, ये चर्निंग होती रहेगी, लेकिन ध्यान रखा जाए जो कोर इकोनॉमी सेक्टर्स वाले हैं उन सब से अभी जल्दी जल्दी ना निकले। सरकारी बैंक, सरकारी कंपनी से जल्दी जल्दी भी बुक ना करें प्रॉफिट। सरकारी कंपनियों से जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करना है। और उसका उदाहरण आप देखिए, आज इंजीनियर्स इंडिया, वहाँ पर 13% की तेज़ी है। एनबीसीसी जो कि सरकारी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट की है, 15% के आसपास की तेज़ी है। एनजी यूले, ये भी सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी, ये भी सरकारी कंपनी है। यहाँ पर भी हम 12% से ज़्यादा की तेज़ी देख रहे हैं। तो बिल्कुल ये सही स्ट्रेटजी है, और स्टॉक्स में चर्निंग भरपूर हो रही है, और एक से कह सकते हैं कि उसमें से मक्खन मलाई निकल के आ रहे हैं। मैं आपको विषय इसके पीछे का एक तर्क भी बता सकता हूँ कि सारे सरकारी कंपनी, इंजीनियर्स इंडिया का जल्दी जल्दी आपको पीयर नहीं मिलेगा, अवेलेबल नहीं है। आप जो भी सरकारी कंपनीज देख रहे हैं ना, उस पर गवर्नमेंट की मोनोपोली उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में, उन सेक्टर्स में, तो वहां पर होता है क्या है कि सरकारी कंपनी ही डाउनग्रेड होगी, सरकारी कंपनी ही अपग्रेड होगी। जो बिजनेस आएगा वो सरकारी, एग्जाम्पल के लिए डिफेंस है, एग्जाम्पल के लिए रेलवे है। आप मेरे को 4 नाम नहीं ऐसे बता सकते जिसमें जो गैर सरकारी कंपनी जो रेलवेज में काम कर रही है। सारी अमूमन सरकारी है, तो होल्डिंग गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा होगी। आप 4 डिफेंस की कंपनीज ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो गैर सरकारी है, तो सारी सरकार की कंपनीज है। मोटा मोटी अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यही 2 सेक्टर्स हैं जहां पर अभी भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत कम है, बहुत कम है, और डिफेंस। हाँ, और जहां पर नहीं भी है, मान लीजिए जहां पर सरकार का बहुत बड़ा दखल नहीं है, कुछ प्राइवेट है, जैसे पीपीपी मॉडल पे काम हो रहा है। कल ना मनीष डांगी ने भी यही बात बोली, और भी कई एनालिस्ट ने बोली कि जब पॉलिसी बेस्ड मैटर होगा ना, उसमें पीपीपी मॉडल से काम होगा, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को इन्वाइट होगा, सरकारी कंपनीज भी इन्वाइट होंगी, और वो स्ट्रक्चरली चेंज होगा। पावर में यही हुआ है, आप उसमें सरकारी कंपनी एनटीपीसी भी चली, तो एक निजी कंपनी टाटा पावर भी तो चली ना, तो दोनों कंपनी चलती है। जहां पे सेक्टोरियल चेंज होगा ना, वहां पे निजी और सरकारी दोनों चलेंगी। जहां पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, वहां पे वो सब रीरेट होगा, लेकिन जहां पर प्राइवेट की थोड़ी तादाद ज्यादा है, वहां पे आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टॉक सिलेक्शन में भी ये स्ट्रेटजी आपके लिए मदद करेंगी। एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। अवनी भट्ट फिलहाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, आगे और भी मेहमानों को जोड़ेंगी, लेकिन शुरुआत अवनी से कर लेते हैं। अवनी, आज बढ़िया सेशन, रिकॉर्ड हाइज हमने देखे, बजट का दमखम आज बाजार में दिख रहा है। शेयरों का आप देखेंगे तो पूरा माहौल बना हुआ है। अच्छी चीज़ ये है कि ऊपर से जब नीचे आया बाजार तो थोड़े मौके भी दिए हैं। 400 ऊपर था, 200 अंक ऊपर है निफ्टी। क्या सलाह देंगी, क्या इंडेक्स में कोई ट्रेड बनता है, और हाँ तो निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक? अवनी जी अनम्यूट कीजिए, फिर आपको सुन पाएंगे हम। जी माफ कीजिएगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये जो तेजी है बहुत एक अलग टाइप की तेजी है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जब ये इंडेक्स चलता है और सारे स्टॉक्स में ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, ये मैं ऐसा मान रही हूँ कि ये अब जो हो रहा है वो इंडेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऊपर की तरफ, और स्टॉक्स में जो है वो तेजी पकड़ के रखी है। तो जब तक ये स्टॉक्स में तेजी पकड़ के रखी है, तो तब तक इंडेक्स में मुझे लग नहीं रहा है कि कोई बड़ी मंदी आ सकती है।
और बजट की भी बात करें तो एक बहुत ही छोटे समय में समाप्त किया हुआ बजट था, बहुत बैलेंस्ड बजट दिया हुआ था, एकदम क्रिस्प बजट था कि उन्होंने अपना एक लक्ष्य जो है, फ़ोकस जो है वो बहुत क्लियरली बता दिया है। और मेन तो ये चीज़ है कि उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिखाई है मार्केट में दिखाई है कि अगला जो उनके जो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स होंगे वो जुलाई में करेंगे। तो ये एक संकेत है कि उनका कॉन्फिडेंस है कि यही सरकार आगे भी आएगी और अगले 5 साल तक उनका ही राज चलेगा। तो ये कॉन्फिडेंस की वजह से ट्रेडर्स में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका है और मार्केट में हमें वो तेज़ी आज नज़र आ रही है और सरकारी कंपनीज़ में भी जो मूवमेंट हो रहा है, उससे भी ये ऐसे संकेत आ रहे हैं पूरे कि ये ओवरऑल जो तेज़ी का माहौल है, वो जल्द ही खत्म होने वाला है नहीं। थोड़ी बहुत मुनाफ़ा वसूली हो सकती है ऊपर के लेवल से, जैसे आज भी हमने देखी कि काफ़ी वोलेटिलिटी थी इंडेक्स में। ऊपर के स्तर से थोड़ी बहुत मुनाफ़ा वसूली हमें देखने मिल रही है। बट अच्छी बात ये है कि निफ्टी 21,800 के ऊपर बंद दे रहा है और ये बहुत एक क्रूशियल लेवल था, एक पेन पॉइंट था, इवन ऑप्शंस का जो कॉल पुट रेशियो के हिसाब से भी देखें, तो 21,800 का एक पेन पॉइंट था। तो मैक्स पेन वहीं पे था और उसके ऊपर आज निफ्टी अगर बंद दे रही है, तो मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ 22,200 जैसे निफ्टी जी ने बताया कि 22,200 तक के स्तर तो नज़र आ ही रहे हैं और हो सकता है कि अगर आज का जो हाई था 126 का, उसके ऊपर अगर बंद हो जाता है, तो हम शायद 22,500 के स्तर भी इसी महीने में हम देख सकते हैं। सो रुख पूरा तेज़ी का है बट अगर इसमें ऑप्शंस में अगर ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से हमें 22,000 की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में थोड़ी जो मुनाफा वसूली है थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है जो कि कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा हिला रहा है। क्योंकि इसमें 46,580 का लास्ट वीक का हाई था। अब जो होता ऐसा है कि जो कुछ दिनों में जो होने वाला था वो एक ही दिन में आज हो चुका 46,580 का लेवल क्रॉस करके ऊपर 46,800 900 तक के स्तर हमें नज़र आज ही आ गए जो कि उसका इवेंचुअल टारगेट था। बट वहीं से मुनाफ़ा वसूली भी आज ही हमें देखने मिल रही है। तो ये क्लोज़ 46,580 के नीचे दे रहा है वो थोड़े से अच्छे संकेत नहीं है। बट ज़्यादा मंदी भी नहीं है, 46,000 का अच्छा सपोर्ट बन चुका है। ओआईपीसीआर भी अगर देखें 46,000 की पुट की आज की, तो 1% के ऊपर है, तो ये सपोर्ट अच्छा बना हुआ है। आज नहीं तो कल थोड़े दिनों में बैंक निफ्टी भी ऊपर 47 तक ईज़िली टेस्ट कर सकता है। सो रुख तेज़ी का है मंदी ज़्यादा नहीं हो सकती है बट इन बिटवीन हमें थोड़ी बहुत मुनाफ़ा वसूली ज़रूर देखने मिल सकती है। ठीक है, 46,000 का सपोर्ट है निफ्टी बैंक की बात करें तो, और निफ्टी की बात करें तो 22,200 और उसके बाद 22,500 के सफ़र पर निकलेगा निफ्टी। लेकिन अगर बाजार में तेज़ी यहाँ से होनी है तो शेयरों के जैसे ज़रिए कैसे आपको फ़ायदा उठाना है, अब ये जानेंगे। एक और मेहमान राजेश पालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 सतीश पर। कल इसी वक्त आपके साथ बैठे थे राजेश जी, और बजट के दिन बाजार ऐसे रेट कर रहा था कम से कम इंडेक्स के लेवल पर जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज पूरा एक्शन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बजट आज है। आप ये बताइए राजेश जी कि स्टॉक्स में आपको मौके कहां पर दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बड़ी बड़ी तेजी है, थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। वो कंफ्यूजन आप दूर कीजिए कि वेल प्लेस्ड कौन से हैं। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, कल भी हमने डिस्कस किया था कि चिंता की कोई बात नहीं है। मार्केट में कल जो मूव था वो वीकली एक्सपायरी के चलते निफ्टी में एक म्यूटेड बिहेवियर दिखाया था, लेकिन आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को टच किया। हमें लगता है ये कंटिन्यूटी रहेगी और यहाँ से मोमेंटम रहेगा। कल के सेशन में ही हमने एक सेक्टर जहाँ पे एक क्लियर बाइंग इंटरेस्ट बना था वो था पीएसयू बैंक, और आज भी वो मोमेंटम क्लियरली यहाँ पे देखने को मिला और हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, पावर स्टॉक्स, बाकी स्टॉक्स में भी आज अच्छा मोमेंटम, नया फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। मेटल एक नया सेक्टर है जहाँ पे एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है पीएसयू बैंक, पावर स्टॉक, रियल एस्टेट और मेटल स्टॉक्स, ये एक थीम हमें लगता है कि कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहेगी तेजी के लिए। और आज जो स्टॉक आइडियाज हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें हमने कोशिश करी है कि सारे ये जो थीम है उसमें से ही कोई स्टॉक्स आइडियाज हम यहाँ पे लें। तो पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है उसमें
मेटल स्पेस में हमें लगता है यहाँ पे हिंडाल्को को बाय किया जा सकता है। एक अच्छा मोमेंटम है हिंडाल्को में, और जिस तरीके से इसके डेली वीकली चार्ट प्लेस्ड है, हमें लगता है हिंडाल्को यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। जिस तरीके की तेजी मेटल स्टॉक्स में बनी हुई है, यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 600 रुपए तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 580 के आसपास। ऑयल एंड गैस सेक्टर से हमें लगता है कि ओएनजीसी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। आज भी देखें तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखा है डेटा में। ओएनजीसी पे बाय करने की सलाह है। ओएनजीसी में हम अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 270 तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 254 रुपए के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर में देखें तो एक करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक में आज जिस तरीके से एक अच्छा मोमेंटम बना है, स्टॉक वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करने में कामयाब हुआ है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में वापस से तेजी का मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो टाटा कंज्यूमर में जो सेटअप बने हैं उसके हिसाब से हमें लगता है ये जो टारगेट बन सकते हैं टाटा कंज्यूमर के, वो अपसाइड में आना चाहिए करीब 1200 रुपए की तरफ। तो टाटा कंज्यूमर बाय किया जा सकता है 1140 के स्टॉप लॉस से। राजेश जी की तरफ से तेजी के 3 इक्के ओएनजीसी भी खरीदना है, अभी और चलेगा इसका भरोसा है। और आपके लिस्ट में क्या है, आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं? जी मेरा भी जो पहला स्टॉक रहेगा मेटल सेक्टर से रहेगा वो है सेल। तो सेल आज बैन में होते हुए भी काफी अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है जो कि ज्यादातर ऐसे नजर नहीं आता है। तो ये एक ब्रेकआउट लेवल पे है, तो इसको अगर 126 पे इसका ब्रेकआउट हो चुका है, अभी चल रहा है 129 के करीबन। अगर ये 126 से 128 के रेंज में, ये करंट भाव पे भी आप खरीदारी इसमें कर सकते हैं। 145 और 150 तक के इसमें स्तर नजर आ सकते हैं, तो इनका लक्ष्य रहेगा 145 और 150, और नीचे इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 119 का। और एक और शेयर जो है वो भी मेटल सेक्टर से ही है, वो है एनएमडीसी। बट एनएमडीसी में आपको थोड़ा लंबे नजरिए से देखना होगा। इसमें भी 236 तक ये चल चुका है। ये भाव पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। इसमें 260 का इसका लक्ष्य रहेगा, और 227 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। एक आपने एनएमडीसी बता दिया और एक आपने सेल बता दिया। अवनी, मैं एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी ही कंपनी के अंदर जेएम फाइनेंशियल के अंदर अक्षय पी भागवत आपके साथ के कुलीग हैं। एक बार अवनी को रखो स्क्रीन पे। आज सुबह सुबह ना उनसे हमने यही शेयर पता किया था। राहुल जी ने भी मेरे को बताया था कि ये शेयर चल सकता है, तो राहुल शर्मा जी से भी बात हुई तो उन्होंने तो हमको थोड़ा पहले गाइड किया। आज अक्षय पी भागवत ने बताया, सुबह उन्होंने जो टारगेट दिया था ना वो दिया था 35 का, और अभी वो 35 भी क्रॉस करके आप कह रहे हो और चलेगा। आप कह रहे हो सेल है। चंदन तापड़िया से आज हमारी बात हुई 12 बजे, वो कह रहे सेल चलेगा। अभी राजेश सर ने हमको टाटा ग्रुप का एक शेयर बताया, वो भी दिन में मैंने चार्ट चेक किया तो मेरे को लगा वो भी चलेगा। तो बढ़िया शेयर आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स मिल रहे हैं, आप उसका भरपूर फायदा उठाइए। और सुबह हमने आपको एक 2900 के स्ट्राइक की कॉल भी दी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, अगर आपको याद होगा तो हमने 74-75 पे दी थी, तो वो भी बहुत बढ़िया से चली। एक बार आपको दिखा भी देते हैं उस 2900 के स्ट्राइक की रिलायंस की कॉल का कैसे बात हुई थी और अभी कहाँ पे आ गई है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ना केवल बाजार को ठीक कर रहा है बल्कि बाजार को नए हाई पे ले जाने की कैपेसिटी रखता है और ये लेके जा रहा है। तो एक एग्रेसिव ट्रेड रहेगा। 2900 का कॉल आप बाई कीजिए। करंट मार्केट प्राइस है आपका 75। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 62 का, और अपसाइड में इसका मोमेंटम अगर बन रहा है तो 104 के टारगेट के लिए ये जा सकता है। काफी अच्छा पैटर्न है, हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं, तो इससे बेहतर पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल नहीं सकता। इसीलिए ऑप्शन के जरिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। मैं बता दूं, जो 2900 वाली कॉल की सुमित जी बात कर रहे थे, उसका जो आज का हाई लगा वो है 96, 20 रुपये उस कॉल से बने, और जिसके बारे में आपको स्क्रीन पर दिख रहा था 2940 वाली कॉल, जिसके बारे में नीलेश जैन आपसे बात कर रहे थे, उसका हाई उसके बाद बना करीब 74 रुपये, तो 54-55 पे दी गई कॉल थी। अभी हालांकि अपने ही रेट पे आप वापस खड़े हो गए हैं, लेकिन इन कॉल से आपने अच्छा फ़ायदा उठाया होगा और रिलायंस इंडस्ट्री से बहुत बढ़िया फ़ायदा उठाया होगा। खैर, इसी तरह के कुछ और बेहतरीन ट्रेड हम आपके सामने रखेंगे। बीका जी के नंबर्स आगे नीचे चल रहे हैं, 2 मिनट बाद अभिषेक इसके बारे में नंबर्स के बारे में आपको बता भी देंगे। जब तक एक मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रही है, अरविंद स्मार्ट स्पेस की, उनके तीसरे तिमाही के नतीजे आ गए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ MD एंड CEO कमल सिंघल जी जुड़े हैं। कमल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।
सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है आपका, जिसको हम कामकाजी मुनाफा हिंदी बोलते हैं, करीब 60% के आसपास बढ़ा है। ये सीधा 53 से 84 करोड़ हो गया। अब बीटा भी आपका ग्रो हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक है। इस बार के नंबर से आप सेटिस्फाइड हैं सर? मार्जिन, बीटा, प्रॉफिटेबिलिटी सभी बढ़ा है? जी हाँ, नमस्कार। जैसा आपने कहा कि जो पहले 9 महीने के नतीजे हैं वो बहुत ही इनकरेजिंग हैं। हमने इनफैक्ट 41% ग्रोथ रजिस्टर किया है फ्रेश सेल्स में एट 784 करोड़। मेजर जो ड्राइवर्स हैं उसमें एक्सटर्नल ड्राइवर्स की मैं बात करूँ तो मार्केट अभी काफ़ी अच्छा है, वाइड स्प्रेड है और काफ़ी रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है और काफ़ी सस्टेनेबल इंटरेस्ट हमें दिख रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो प्राइमरी फोकस इंटरनली कंपनी में रहा है वो नई पाइपलाइन को क्रिएट करने में रहा, नए लॉन्चेस के ऊपर हमारा फोकस रहा और काफी सब्सटैंशियल पोर्शन जो आया है इस ग्रोथ का वो नए लॉन्चेस से आया है और हमने पाइपलाइन भी काफी हेल्दी ऐड किया है। इनफैक्ट पिछले 9-10 महीने में हमने करीब 4,000 करोड़ रुपए के नए टॉप लाइन इक्विवेलेंट प्रोजेक्ट ऐड किए पाइपलाइन में और इसी हिसाब से लॉन्च भी किए और जो मेजर जो ग्रोथ आई है वो नए लॉन्चेस से ही आई है एंड दैट हैज बीन आवर मेजर ग्रोथ ड्राइवर। ठीक है सर, एक चीज़ और बताइए, आपकी जब ऑपरेशंस की जब मैं बात बोल रहा था सबसे पहले, तो आपके बुक्स में कैश भी अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है और कुछ मनी आपने रेज वगैरह भी किए। तो मेरे को जरा बताएंगे कि ये कैश का डिप्लॉयमेंट कहाँ पर होगा, इस्तेमाल कहाँ पर होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जो इन्वेस्टेबल फंड्स अवेलेबिलिटी है बोथ एट एट डेट लेवल एंड इंटरनल अक्रूवल्स वो बहुत ही स्ट्रांग है। इस क्वार्टर में हमने फिर से 89 करोड़ फ्री कैश फ्लो जनरेट किया और इस साल में अब तक पहले 9 महीने में हमने 360 करोड़ के करीब फ्री कैश फ्लो जनरेट किया जो कि बहुत हेल्दी है और पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है क्यूमुलेटिव बेसिस पे। तो ये सोर्स ऑफ कैपिटल हमारे लिए बहुत हेल्दी है और काफी उसने हेडरूम हमें इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है और हमने वो इन्वेस्ट किया है। इसके साथ साथ हमारा एचडीएफसी का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अनयूटिलाइज्ड अभी भी इन्वेस्टेबल फंड्स हैं जो हम कर रहे हैं, वो भी एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की किटी है। और इस सबको देखते हुए हमें अभी जो करंट इन्वेस्टमेंट साइकिल है उसमें करीब 500 से 600 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करने हैं अपार्ट फ्रॉम 4,000 करोड़ रुपए इक्विवेलेंट प्रोजेक्ट्स विद टॉप लाइन ऑफ 4,000 करोड़ रुपीज इक्विवेलेंट प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव टेकन दिस ईयर ऑलरेडी। तो 600 करोड़ 500 करोड़ के बीच में एक नंबर होगा जो हमें अभी और इन्वेस्ट करना है विच विल बी कंप्राइजिंग ऑफ इंटरनल अक्रूवल्स एंड एचडीएफसी फंड्स एक्सेट्रा एंड आल्सो सम लिटिल बोरोइंग। अभी हमारी कंपनी में बोरोइंग का लेवल नेगेटिव है, दैट मीन्स नेट लेवल पे हमारी बोरोइंग जीरो है, नेगेटिव है। बट डेफिनेटली हम 200-300 करोड़ रुपए की बोरोइंग भी बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से मार्केट से ले सकते हैं और ऑल पुट टुगेदर जो 600 करोड़ के आसपास का जो लेवल है हम अचीव करेंगे इन फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन न्यू प्रोजेक्ट्स। ठीक है कमल जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। इस बीच गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के नतीजे आपकी स्क्रीन पर और नतीजे अच्छे लग रहे हैं। मुनाफे में हम देख रहे हैं कि 23% की ग्रोथ है, 101 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने क्लॉक किया है। शेयर है 3.5% ऊपर। इसके पीछे एक और वजह यह है कि कंपनी ने 1:1 यानी कि 1 पर 1 बोनस शेयर देने का भी ऐलान किया है। एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफे 107 करोड़ रुपए से बढ़कर 126 करोड़ रुपए का सालाना आधार पर ईयर ऑन ईयर ये फिगर्स रिपोर्ट किए। आय में भी 15% के आसपास की बढ़त है। 4% ऊपर है शेयर, लेकिन आपको इसमें करना क्या है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन उसके बाद जानेंगे कि आपकी रणनीति इसमें क्या होनी चाहिए। कन्विक्शन और उस कन्विक्शन के हिसाब से आज बाजार की चाल, रिकॉर्ड हाई बने हैं आज निफ्टी में। लेकिन ऑप्शंस के जरिए आपके मौके कहां पर बन रहे हैं ये जानेंगे और ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं फिनवर्सिफाई से, ऑप्शंस का चैंपियन लेकर। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कहां मौके बन रहे हैं, क्या ट्रेड करना अभी? गुड आफ्टरनून अभिषेक। आज का हमारा जो ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे बनता है वो एनटीपीसी में बनता है। एनटीपीसी का अगर हम डेली स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्टॉक ने आज 325 से 327 की इसकी जो रेंज बनी हुई थी वहां से एक ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम के लिए रेडी है, तो आपको इसको बाय करना है। इसको ऑप्शन में कन्वर्ट करते हुए 335 की कॉल ऑप्शन आपको एनटीपीसी की खरीदनी है। ऊपर की तरफ तो इसका जो लक्ष्य बनता है वो 10 रुपए का बनता है। अभी फिलहाल ये 6 रुपए 5 रुपए 80 पैसे के पास चल रहा है, तो आप इसको 6 रुपए पे बाय कीजिए। टारगेट इसका जो है वो 10 का है। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 4.5 रुपए का मेंटेन करके चलना है। कल की सेशन में भी मार्केट यहाँ पे ओवरऑल बुलिश साइड पे बना रहेगा। स्टॉक भी आज हम देख रहे हैं बुलिश साइड पे है।
कल भी इसका पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलेगा, तो ऊपर जाएगा स्टॉक, वहां पे पैसा बनेगा। तो 35 वाली कॉल में आपके लिए मौके बनेंगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक ठाक है, आकर्षक है। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। ब्रेक से पहले गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के नतीजे आए थे और अभी सेंचुरी अप्लाई के नतीजे आए हैं, वो भी लेकर आएंगे स्क्रीन पर। लेकिन गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट नतीजों के बाद 3% ये ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे ज़रूर आया है। राजेश जी, कैसे लग रहे हैं नतीजे इसके आपको और चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं? ट्रेड के मौके बन रहे हैं इसमें? तो देखिए, एक स्पाइक जरूर मिला था और स्टॉक ने अटेम्प्ट किया था अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि दिसंबर में बने थे उसको ब्रेकआउट करने के लिए। अभी हमें लगता है यहाँ पे 410 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, ऑलमोस्ट स्टॉक उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 410 411 के ऊपर अगर ये सस्टेन होकर उसके ऊपर क्लोज देता है तो हमें लगता है फॉलो अप बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। देन इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 435 440 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। बट टाइम बिंग हमें लगता है 410 को क्लोजली वॉच करना चाहिए। आज ये उसके ऊपर क्रॉस करने में कामयाब होता है या नहीं होता है। अदरवाइज यहाँ पे एक पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है जिन्होंने लोअर साइड पे बाय किया हुआ ट्रेड। अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रखना होगा लॉन्ग साइड के ट्रेड होल्ड करने के लिए वो होंगे करीब 392 के आसपास। जब तक ये स्टॉप लॉस बना हुआ है, जिनको पोजिशनली स्टॉक होल्ड करना है वो होल्ड कर सकते हैं। पिच लाल निशान में आ चुका है और करीब 100 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी के अंदर है। आज में मार्केट ने नया हाई टेस्ट किया, आज में मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग की, आज में मार्केट ने नए लेवल्स पे पहुंचाने के बाद आपको एक जोर का झटका भी दिया है। जिससे मैं अभिषेक से कई बार बताता हूं कि बाजार में हर चीज़ की जल्दी है। आप बढ़ते भी बहुत जल्दी हैं, टूटते भी बहुत जल्दी हैं, गिरते भी बहुत जल्दी हैं। हर चीज़ कितनी जल्दी है, ना जाने किस चीज़ की जल्दी है। हमें भी जल्दी है, हमें भी जल्दी है। थोड़ा अब खत्म हो जाए, बजट की थकान बहुत ज्यादा हो गई है। बजट की थकान भी है और दूसरी बात यह है कि अभिषेक मार्केट के अंदर थोड़ा ना आपको बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट वाला ना कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा। आपको याद होगा हम तो एक हफ्ते से यही कंसेप्ट पे जा रहे हैं कि जहां आपको प्रॉफिट मिलता है ना, बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट। बाजार वैसा भी है नहीं, बहुत ही ऊपर नीचे कर रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंगल अभी प्ले कर रहे हैं। बट एनी हाउ मैं थोड़ा इस पे ज़रा जा नहीं रहा अंदर एकेडमिक्स में। कुछ और शेयर जरा पता करते हैं जहाँ पे थोड़ा ट्रेड आपको अच्छा मिल जाए या फिर कुछ बात बने। अवनी, कोई सीमेंट का शेयर है क्या आपकी लिस्ट में? कोई भी सीमेंट का शेयर जो आपको ठीक लग रहा हो या फिर खराब लग रहा हो? जी डिम्पी जी, मेरे हिसाब से ये अंबुजा सीमेंट में एक हाई लगा था 3 दिन पहले और उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट हमें देखने मिला है। तो ये करीबन अभी रुक जाओ, उसको लेते हैं 2 मिनट। 552 तक नीचे आ सकता है। बस 552 के लेवल पे हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा। ऊपर के तरफ इसमें फिर से अराउंड 580 से 585 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। बट ये लेवल पे अभी ट्रेड नहीं बन रहा है। 552 तक का वेट करना चाहिए। एक दो शेयर और पता करते हैं। अतुल लिमिटेड का एक बार जरा शेयर लेके आइए, ऑटो से जुड़ी हुई कंपनी है, एक अतुल लिमिटेड है, 6000 कुछ का शेयर है। राजेश सर, इसको जरा चेक करना, इसकी जरा फ्यूचर वाली प्लेट भी होगी, अतुल लिमिटेड की फ्यूचर वाली प्लेट वो भी लेके आना। सर इसके अंदर आज ओपन इंटरेस्ट अच्छा बन रहा है, कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनी हुई है बट प्राइस एक्शन उतना नहीं है। कल परसों ये चल रहा था, आज बिल्डअप अच्छा है। सर प्राइस एक्शन ड्यू है क्या? ये देखो 8% का एडिशन है सर और प्राइस एक्शन है सिर्फ 1.5% का। एथिकली 2.5-3 तो होना ही चाहिए था। तो गुंजाइश है क्या सर 200-250 रुपए की और चलने की? डीपी जी, आप अतुल लिमिटेड जो कि केमिकल स्पेस में उसकी बात कर रहे हैं या अतुल ऑटो की? तो लिमिटेड की जो 6400 वाली कंपनी है। 6300, ओके, अतुल लिमिटेड, ओके। सो डिम्पी जी देखिए, अंडर परफॉर्मेंस तो रहा है पूरी केमिकल बास्केट में और अतुल लिमिटेड में अगर हम देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, स्टॉक अपने क्रिटिकल सपोर्ट के पास ही ऑलरेडी ट्रेड करते हुए दिख रहा है जो कि ये करीब 6180 6200 के। अगर ये लेवल टूटते हैं तो यहाँ पे फर्दर सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखेगा। अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक देखने को मिला है, सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अगर किसी ने लॉन्ग साइड का ट्रेड अगर लिया है, कॉन्ट्रा बेट ली है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा वो होगा करीब 6200 के आसपास का। जब तक ये लेवल बने हुए एक पुल बैक का ट्रेड बन सकता है, उसमें भी यहाँ पे जो हायर साइड पे सप्लाई जोन बना हुआ है इसका मेजर वो है 6560 6600 के आसपास। वहां वापस प्रॉफिट बुक करे बट स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करे इसमें अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया है तो, क्योंकि
स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी भी बियरिश ही है, और यहाँ पे अभी हमें लगता है जब तक ये 6,600 के लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं करता है, ट्रेंड इसका अभी भी डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। एक और शेयर भी है जो धीरे धीरे करके अपनी पोजीशनिंग को ठीक कर रहा है। अवनी जरा आप चेक करना, वो शेयर करना है UBL, यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड, 1843 रुपये का शेयर है। मैं इसको डेली चार्ट पे चेक कर रहा हूँ, मेरे को तो ठीक लग रहा है ये शेयर। फिर मैंने इसको मंथली वगैरह में भी चेक किया तो इसके अंदर बढ़िया कैंडल्स बन रही हैं। एक बार अगर आप मेरी स्क्रीन को शेयर करके दिखा सकें, अगर आप दिखा सकते हैं तो एक बार ज़रा दिखाइएगा। अवनी इस बीच अपनी आप राय दीजिए, फिर हम चार्ट भी ज़रा दिखाते हैं। जी, ये यूनाइटेड ब्रूवरीज में अगर आप डेली चार्ट्स भी देखें तो पिछले 4-5 दिन में एक 1790 के करीबन एक बेस बनाने की कोशिश रही है। और अगर आप वीकली चार्ट्स भी देखें तो भी उनमें 1780 के लेवल का एक बेस बना है, बार-बार वहीं से ये घूमता हुआ नज़र आता है। और आज तो इसने सारे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होते हैं, 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का मूविंग एवरेज आज इसने क्रॉस किया है। तो मेरे हिसाब से इसमें ये तेजी जारी रहेगी और ऊपर की तरफ इसका रेजिस्टेंस बन रहा है करीबन 1890 का। तो ये स्टॉक वहां तक चल सकता है। ये लेवल पे आप खरीदारी भी इसमें कर सकते हैं और 1790 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। जा सकता है अभिषेक, और इस शेयर की खूबसूरती है, इसे हम एक बार चार्ट वापस से स्क्रीन पे लेके आइए। हम कोशिश करते हैं इन चार्ट्स को ना थोड़ा और बड़ा करके भी आपको दिखाया करेंगे आगे चल के। कुछ फ्राइडे फैक्टर तो मैं नहीं बोलूँगा। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि ये अच्छे कंसोलिडेशन करने के बाद एक ब्रेकआउट कैंडिडेट्स हैं और बहुत स्ट्रांग हैं। आप देखो ना, मैं आपको देखिए, ये मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ, हमने डेली के बारे में बात करी थी। आप सिर्फ ये वाला पैटर्न देखिए, वो कह रहा है कि ये हर अपने 50 दिन की एवरेज को भी टेस्ट नहीं कर रहा, उसके ऊपर ही जाके रुक जा रहा है। ये देखिए, इसने डबल बॉटम बनाया है यहाँ पे। ये इसको देखिए, सिंपल सा होता है कि कोई भी शेयर पहले एवरेजेस को टेस्ट करता है, बेस बनाता है, चलता है, जो आप पीछे भी देख पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद का ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना नवंबर वाला, उसके वजह से स्ट्रेंथ काफ़ी फास्ट है और ये टेस्ट भी नहीं करने जाते, उससे पहले डबल बॉटम बना फिर चलता है, डबल बॉटम बना फिर चलता है। आप इस शेयर को अच्छे से नोटिस कीजिएगा। और इस स्ट्रक्चरली मजबूत शेयर की पहली पहचान होती है कि उसको एवरेज तक आना ही नहीं पड़ता, उससे पहले रिवर्सल दे देता है। तो ये सबसे बेस्ट शेयर मेरे को लग रहा है। ठीक है, यूबीएल का स्ट्रक्चर मजबूत है, लेकिन एक शेयर जहां पर सारे के सारे सपोर्ट लेवल टूटते हुए दिख रहे हैं वो है पेटीएम का। लगातार दूसरे दिन 20% के लोअर सर्किट पर है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, उसके चलते शेयर में गिरावट है और ये 487 रुपये हो गया, यानी कि 500 रुपये के भी नीचे आके अब ये शेयर कारोबार कर रहा है। आरबीआई के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो कितने गंभीर हैं और क्या पेटीएम संकट में है, यहाँ से गिरावट और बढ़ेगी, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं एक खास रिसर्च लेकर। पूजा, बताइए। जी, पेटीएम के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और 2 दिनों में लगभग 36% ये टूट चुका है शेयर। अगर 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर से देखें, जो कि 998 रुपये था, वहां से शेयर अब तक 51% नीचे आ चुका है। ये जो आरबीआई ने सख्ती की है पेटीएम के ऊपर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार गिरावट बनी हुई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नए ग्राहक जोड़ने पर आरबीआई ने रोक लगा दी है और 29 फरवरी 2024 के बाद नया लोन देने और डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दी है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स पर रोक कहां कहां पर लगाई गई है। यहाँ पर आप डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कस्टमर अकाउंट में टॉपअप नहीं हो सकता, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पर, वॉलेट रिचार्ज पर और फास्टैग रिचार्ज पर भी रोक लगा दी गई है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पेमेंट सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जिस पर कि आरबीआई ने रोक लगा दी है। अब ये किस वजह से किया आरबीआई ने? क्योंकि आरबीआई पिछले काफ़ी समय से मॉनिटर कर रही थी कि पेटीएम बैंक जो है वो नॉन कंप्लायंस और नियमों की अनदेखी कर रहा है। पिछले काफ़ी समय से ये मामला सामने आ रहा है। सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के नियमों की भी लगातार अवहेलना की जा रही है। ऑडिट में सुपरवाइजरी खामियां भी यहाँ पर पता चली हैं, जिसके चलते ये रोक लगाई गई। हम आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ऑलरेडी पेटीएम ने ये भी डिसीजन लिया था कि वो जो लो टिकट साइज लोन एक्सपोजर है, वहाँ पर भी अपना एक्सपोजर कम करेंगे। तब भी हमने देखा था कि पेटीएम के स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिली थी और अब ये तो एक बहुत ही बड़ा सेटबैक आया है। हालांकि उसके बाद मैनेजमेंट की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें कि उनका कहना है कि था कि कुछ हफ्ते तक तो कारोबार पर असर पड़ेगा,
लेकिन उनका कहना है कि मार्च तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। वो रेगुलेटर के साथ बातचीत में भी हैं, थोड़ी और क्लैरिटी भी चाह रहे हैं रेगुलेटर के साथ में। लेकिन उनका कहना है कि आने वाले समय में कुछ इम्पैक्ट आएगा और एबिटा पर सालाना 300 से 500 करोड़ का असर देखने को मिल सकता है, ये मैनेजमेंट का कहना था। इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक टूट रहा है काफ़ी समय से, क्योंकि एक बड़ा जो इनकी सर्विसेज है उस पर ये बैन लगा दी जा रही है, जिसमें कि रेवेन्यू में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम इस तिमाही की बात करें तो पेमेंट सर्विसेज अकेले इनके रेवेन्यू में करीब 61% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ी सख्ती की गई है और इनका जो कोर कारोबार है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि नोडल खाते भी बैंक ने आरबीआई ने उस पर पाबंदी लगा दी है। वहाँ पर भी एक समय के बाद ट्रांजेक्शन बंद हो जाएंगे, जो कि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिजनेस को लेकर सवाल खड़े हो गए हों और सोशल मीडिया पर तो ये भी चल रहा है कि क्या पेटीएम बंद हो जाएगी, ये भी चल रहा है। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक टेक्निकल चेक लेंगे राजेश जी से। राजेश जी, पेटीएम 900 के आसपास था 52 वीक हाई, अब ये 500 के भी नीचे है। कहाँ तक आप गिरता हुआ इसको देख रहे हैं? क्या कोई सपोर्ट लेवल आपको दिख रहे हैं? अभिषेक जी, पेटीएम में अब जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, इस हफ्ते में स्टॉक ऑलमोस्ट 36% डाउन है और अब स्टॉक में आज भी लोअर सर्किट लगे हुए हैं। हमें लगता है जिस तरीके से यह स्ट्रक्चर बने हुए अपने प्रीवियस स्विंग लो की तरफ अब बढ़ते हुए दिख रहा है और यहाँ पे हमें लगता है फर्दर और सप्लाई यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक लॉक है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से ये थ्रू आउट द सेशन ये देखे तो लोअर सर्किट पे लगा हुआ है, तो हो सकता है कि अगले सेशन में भी यहाँ पे सप्लाई प्रेशर कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट टारगेट तो डिफाइन करना अब यहाँ पे डिफिकल्ट है, बट जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो है उसका इम्पैक्ट ये है कि काफी सारे इन्वेस्टर जो कि अब इस न्यूज़ के चलते एक कॉशियस स्टैंस ले रहे हैं या इस स्टॉक से निकलना चाह रहे हैं, वो जरूर यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स लगा रहे हैं। उसके चलते इस पे एक दबाव बनते हुए दिखा है। हमें लगता है फर्दर और गिरते हुए दिखेगा स्टॉक। 450 इवन 400 की तरफ भी स्टॉक हमें लगता है कि गिरते हुए दिख सकता है। तो ये न्यूज़ फ्लो का ही इम्पैक्ट है। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी वीक हो चुके हैं। हमें लगता है अभी बाय करने के लिए तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, अभी इससे दूर ही रहें, क्योंकि अभी तो यहाँ पे जो फंसे हुए इन्वेस्टर है वो निकलने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, तो बाय तो अभी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनता। बिल्कुल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इस बीच EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया के नतीजे आपकी स्क्रीन पर। मुनाफा 5% बढ़कर 50 करोड़ रुपए पर आया है। आय में भी 3% का उछाल है। शेयर है अब 14-15% ऊपर। आज वैसे इसमें हरकत तेज थी। राजेश जी, क्विकली एक चेक दे दीजिए 30 सेकंड में, EIL में क्या करना है? सो PI इंडस्ट्री में जरूर एक अच्छा मोमेंटम बना है आज के सेशन में, और जिस तरीके से राजेश जी, EIL। अच्छा, इंजीनियर्स इंडिया बोल रहे हैं? जी जी। ओके ओके। सो इंजीनियर्स इंडिया में स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट आज किया है और स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे देखें तो स्टॉक ने अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई बने थे करीब 269 के आसपास के, उसको आज ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आज की क्लोज काफी अहम है। ये 270 के ऊपर अगर ये बंद होता है तो इसमें नेक्स्ट टारगेट 320 330 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन बनी है इंजीनियर्स इंडिया में। हमें लगता है जिनके पास भी ट्रेड है लॉन्ग साइड का वो बने रहे। यहाँ पे हमें लग रहा है पोजिशनली ये स्टॉक में 320 तक के तेजी कंटिन्यू होगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 245 के आसपास होगी। स्टॉप लॉस 320 तक जा सकता है ये शेयर। अब बात करते हैं मैक्स हेल्थ केयर के मैनेजमेंट से। नतीजे इसके आए थे। दिसंबर तिमाही में आय 14% बढ़ी है और लेकिन मार्जिन स्टेबल ही रहे हैं। 28.3% से घटकर 28% पर आई है। नतीजे और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के MD और CEO अभय सोई। अभय जी, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो स्टेडी ग्रोथ रही है सर, फिर से हमने देखा है। हालांकि अगर हम Q3 की बात करें तो थोड़े से वीक एक तरह से क्वार्टर रहती है हॉस्पिटल कंपनीज के लिए। तो आपने ये कैसे किया, किस तरह से आपने ग्रोथ के मोमेंटम को बनाए रखा, जरा इस पर गाइड कीजिए। देखिए, हमारे जो फैक्टर्स रहे हैं ग्रोथ के वो है इंश्योरेंस के पेशेंट्स ज्यादा बढ़े हैं, उसमें ज्यादा वृद्धि हुई है। इंश्योरेंस के पेशेंट्स जब नए लोग पॉलिसी लेते हैं तो वो ज्यादा जो ब्रांडेड हॉस्पिटल होते हैं उनकी तरफ जाते हैं, क्योंकि प्राइस सेंसिटिविटी उनकी कम हो जाती है। दूसरी चीज हमने देखा कि
जो इंटरनेशनल पेशेंट हैं वो 25% की वृद्धि हुई है इंटरनेशनल पेशेंट्स में। ये हाई आरपॉप बिजनेस है हमारा। रोबोटिक बिजनेस जो है बहुत ग्रो कर रहा है, हाई एंड स्पेशलिटीज वो भी हायर आरपॉप बिजनेस है, उसकी वजह से भी काफी वृद्धि हुई है। और आखिर में जो ऑन्कोलॉजी है जिसकी हम देख रहे हैं बाकी स्पेशलिटीज की तुलना ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें और जो ज्यादा शेयर ले रहा है वो बिजनेस, उसका भी आरपॉप बाकी स्पेशलिटीज की तुलना से ज्यादा होता है। तो ये सब अगर लेता हूँ हम ये सब चीजें लें तो उसके बेसिस पे ये सब लगता है कि ये एक सेक्युलर ग्रोथ रीजन है और ये चलते रहेंगे आगे क्वार्टर्स में भी। इसके अलावा सीजनल बेसिस पे देखें तो Q2 के बराबरी में Q3 वीकर रहता है और वीकर रहा भी है, क्योंकि इस क्वार्टर में छुट्टियां भी होती हैं, हॉलीडेज भी होती हैं, हमारा दीपावली का उत्सव भी होता है, तो काफी इसमें न्यू ईयर्स और ये अपनी क्रिसमस की भी छुट्टी होती है, तो उसकी वजह से सॉफ्ट रहता है और ये सॉफ्ट रहा Q2 के तुलने में। लेकिन हमारा जो हॉस्पिटल्स हैं वो सीजनैलिटी पे चलते हैं, तो ये सीजनैलिटी पे देखने चाहिए और उस हिसाब से देखें तो इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। ठीक है अभय जी, एक चीज़ बताइए, अभी आपने रिसेंटली जो हॉस्पिटल एक्वायर किया है सहारा से, उसकी थोड़ा टाइमलाइन बता सकते हैं कि वो कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा? तो देखिए अगले 1-2 महीने में अभी हम शायद उससे जल्दी भी ये जो 1-2 इसकी कंडीशन पीसेंट्स बची हैं जो इसमें 1-2 चीजें करनी थी सेलर्स ने, वो पूरी कर रहे हैं और हो जानी चाहिए। उसके बाद ये अस्पताल शुरू होगा, तो ये ट्रैक पे है। लेकिन बाकी जहां तक कैपेक्स की बात करें तो हम कुछ 4,500 करोड़ खर्च रहे हैं अगले 3 साल में, वो सब ऑन ट्रैक है। सबसे पहले हमारा द्वारका का हॉस्पिटल आएगा, वो इस साल के अंत में आ रहा है, और फिर मुंबई का हॉस्पिटल चालू हो रहा है, वो अगले साल के अंत में आ रहा है, और अगर उसके बाद देखो तो फिर अगले 2 साल के अंदर 2,000 और बेड्स आ रहे हैं और वो सब ऑन ट्रैक है अभी। ठीक है अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है, लेकिन किस दिन और आपसे हम और विस्तार से आपकी कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। JSW इंफ्रा के नंबर्स आ गए हैं, आपको जरा स्क्रीन पे दिखाएं तो इनका जो अबीटा है, जिसको हम टिपिकली ऑपरेशनल प्रॉफिट्स कहते हैं कि या हिंदी में बोले तो कामकाजी मुनाफा, वो अच्छा बढ़ा है। मार्जिन्स भी आप देखें तो 47 से बढ़कर 51% हुए हैं। किसी बिजनेस के अंदर अगर आपको 51% के मार्जिन मिल रहे हैं तो सोचने और समझने लायक वाली चीज़ है। JSW इंफ्रा एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए शेयर को, इसके अंदर जैसे नंबर्स आए, नंबर्स प्राइमा फेसी ठीक लग रहे हैं, वॉल्यूम के साथ किसी ने नंबर्स के साथ इसमें बाइंग की, 217 से 227 तक शेयर खिंच गया, अभी थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। ये नंबर्स का इम्पैक्ट है, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के तौर पर इसको रखना चाहें तो एक ये अच्छा शेयर भी हो सकता है। एक काम करें, जरा जल्दी से पता कर लेते हैं, उसका फिर ब्रेक लेना होगा हमको। राजेश सर एक बार जरा जल्दी से चेक करके बताइए, JSW इंफ्रा मैं थोड़ा पोर्टफोलियो में रखना चाहता हूँ, एक नंबर से ना एक्साइट होगा ना डिप्रेस। स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा तो नहीं है, लेकिन अभी तक के जितने भी यहाँ पे डेटा है उसके हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बुलिश है और हमें लगता है कि यहाँ पे बने रहना चाहिए। 215 ये आपका स्टॉप लॉस है ट्रेडिंग के हिसाब से, और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट इसका 250 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। पोजिशनली अगर किसी को बाय एंड होल्ड रखना है तो इसका स्टॉप लॉस जो रखने होंगे वो करीब 205 के आसपास होंगे। टारगेट 250 से लेकर 260 तक हमें लगता है इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। टारगेट आएंगे क्योंकि टेक्निकल बेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने नंबर से जिस समय ये अलग होता है उसके में इसकी वैल्यूएशन भी अच्छी थी। अभिषेक तो IPO कवर करते हैं, आपको मालूम है JSW जब इंफ्रा लॉन्च हुआ था उसके बाद से ज़बरदस्त तरीके से चला, लिस्टिंग के बाद भी डिब्बी बहुत रफ्तार से चला, बहुत रफ्तार से भी चला और भरा भी, IPO भी इसका अच्छा भरा था। और उसका हालांकि इसका IPO बहुत छोटा था, मेरे को रकम अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन वन ऑफ द छोटे से IPO के लिए मैं तो उस दिन कंपनी की मैनेजमेंट से जब बात कर रहा था तब भी ये पूछ रहा था कि JSW इंफ्रा जैसी कंपनी इतना छोटा IPO क्यों रेस करना चाहती है। तो उस समय जब IPO इसका आया था 2800 करोड़ का था, 2800 करोड़ का, कुछ नहीं है। हाँ, तो 2800 करोड़ देखा जाए तो ग्रुप के लिए तो कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कल में आपका फिर से स्वागत है। निफ्टी की बात करें तो 150 अंकों के आसपास की तेजी है, 21,800 के ऊपर टिकने की कोशिश है, लेकिन निफ्टी बैंक में गिरावट और बढ़ गई है। अब 250 अंक नीचे है निफ्टी बैंक,
45,900 के आसपास कर रहा है कारोबार, आधे % के आसपास की गिरावट। अभी भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से तेजी खिलाड़ियों के पक्ष में है। राजेश जी, BTST क्या करना है सर? आई थिंक अभिषेक जी, इंडिगो पे ध्यान रखना चाहिए। इंटरग्लोब एविएशन काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली है। डे एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक डे हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो मोमेंटम बना है ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगा अगले सेशन में भी। 3200 की तरफ के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 3110 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो बैंकिंग स्पेस से PNB पे यहाँ पे BTST करने की सलाह देंगे। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से स्टॉक अब 120 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट 130 135 की तरफ आते हुए दिखेंगे। तो PNB भी बाई किया जा सकता है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से 121 के स्टॉप लॉस। दोस्त दीजिए 5% ऊपर ये शेयर है और 125 का भाव है। कल हमारे किसी एक्सपर्ट ने क्लोजिंग शो में ही PNB को रेकमेंड भी किया था। उसके अलावा इंटरग्लोब जहां पर अच्छी तेजी है वहां पर भी आपके लिए मौके बनेंगी BTST ट्रेड के तौर पर। इंडिगो के साथ हम देख रहे हैं कि स्पाइसजेट में भी आज ज़बरदस्त तेजी है, मतलब 15% की तेजी स्पाइसजेट में आखिरी बार कब देखी थी ये हमने देखा नहीं। राजेश जी, इस पर भी राय आप दे ही दीजिए लगे हाथ, स्पाइसजेट में करना क्या है? तो देखिए, एविएशन में जाना है तो इंडिगो एक बेस्ट चॉइस होगी, लेकिन जरूर आज स्पाइस जेट में भी मोमेंटम बना है, और जिस तरीके से आज स्टॉक में आज स्पाइक आया है, हमें लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 68 के आसपास। अगर ये स्टॉप लॉस के ऊपर ही सस्टेन रहता है, इस लेवल के ऊपर ही सस्टेन रहता है, तो यहाँ पे मोमेंटम में ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो करीब 78 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो 68 छोटा स्टॉप लॉस, उससे पोजीशन होल्ड रखें 78 के टारगेट के लिए। रुपए का स्टॉप लॉस, 78 रुपए का टारगेट स्पाइसजेट के लिए। अवनी जी, आपकी BTST लिस्ट में क्या है मैम? जी मेरे हिसाब से यहाँ पे हम TVS मोटर्स में बाइंग कर सकते हैं। TVS मोटर्स ने काफी कंसोलिडेट कर दिया है, उसमें गिरावट देखने मिली थी और वहां से जो उछाल आया है आज डेज हाई के करीबन क्लोज हो रहा है। सो इसका ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 2100 का, और इसमें स्टॉप लॉस लगाना है आज के डेज लो का करीबन 2000 के करीब। सो BTST के लिए TVS मोटर सही रहेगा। और उसके अलावा हम HCL टेक में भी एक थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। HCL टेक में आज जो उछाल आया था वहां से फिर से ये रिट्रेस किया हुआ है उसके कंसोलिडेशन लेवल तक। तो मेरे हिसाब से ये सोमवार को इसमें फिर एक बार उछाल आएगी। सो 1585 के लेवल पे अभी चल रहा है, इसमें BTST करके जा सकते हैं। नीचे 1568 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ 1646 तक चलने की उम्मीद है। ठीक है, डन। हालांकि अभी भी अर्निंग्स आ रही हैं, कल सैटरडे की वजह से छुट्टी होगी बाजार के, लेकिन SBI के नंबर कल सैटरडे को ही आ रहे हैं। सरकारी दिग्गज कंपनी है, नतीजे कैसे रहेंगे? मेरे सहयोगी गौरव ने इस पर स्टडी की हुई है। आइए एक बार उनसे पता कर लेते हैं कि नंबर्स आ कैसे रहे SBI के। गौरव, बताएं आप। जी, तो SBI के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे और देखते हैं कि स्ट्रीट्स का क्या मानना है इस नंबर्स को लेके। तो अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहाँ पे कहीं पे हमें 6% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में। PPOP जो है, जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहाँ पे हमें कहीं पे डिक्लाइन देखने को मिल सकता है 22% का, क्योंकि इस क्वार्टर में वेज रेट रिविजन जो है वो बैंक अपने बुक्स में बुक करेगा, जो कि उन्होंने 14% पे पहले बुक किया था प्रोविजंस में, और जो एक्चुअल वेज रेट रिविजन है वो 17% का आया है। और इसी के चलते हुए हमें PPOP में कहीं पे डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, और इसी की वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी कहीं पे 10% से गिरने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम लोन बुक और डिपॉजिट्स की बात करें तो उसका भी ग्रोथ कहीं पे 13.5 to 14% में रहेगा, जो कि काफ़ी हेल्दी रहेगा बैंक के लिए। स्लिपेजेस में इस क्वार्टर में हमें एक अकाउंट को देखने की ज़रूरत है, जो कि है BGR एनर्जी, जहाँ पे कहीं पे उस अकाउंट की वजह से स्लिपेजेस बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट आखिरी में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट से कोई भी कमेंट्री जो एसेट क्वालिटी को लेके रहेगी और उसके अलावा लोन ग्रोथ के आउटलुक को लेके रहेगी आगे जाके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी।
और आगे जाके कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स भी कैसे रहने वाले हैं उस पर भी एक कमेंट्री जानना काफ़ी ज़रूरी है मैनेजमेंट से, क्योंकि ये जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आगे जाके डिफाइन करेंगे बैंक के लिए। आखिर में हमें इस पे भी ध्यान रखना चाहिए कि बैंक का PCR रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा है इंडस्ट्री में लेके। लोन टू डिपॉजिट रेशियो है जो वो भी काफ़ी कम है अगर हम पीयर्स से कंपेयर करें, और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स जो है वो भी काफ़ी कम है। और इसी के चलते हुए इन सब पैरामीटर्स में भी अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे बैंक के इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के टाइम पे। गौरव बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हालांकि SBI का आज रिएक्शन बिल्कुल फ्लैट है, ये नंबर्स के बाद ही रिएक्शन देगा। ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने इसको क्लब करके रिएक्शन एक राउंड का पहले मिल चुका है हमको, तो इसलिए SBI के नंबर बहुत ही क्रिटिकल होंगे। नंबर साथ में दिखाते रहिएगा। राजेश सर कोई ट्रेड है तो बता दीजिए, कोई ऑप्शन का भी ट्रेड बनता तो वो भी बता दीजिए, हम स्ट्राइक फायर करके आपके सामने रख देंगे। तो देखिए, मुझे लगता है कि SBI या पूरे PSU बास्केट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। SBI का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक बुलिश ही लग रहा है हमें, और हमें लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखे पोस्ट नंबर। तो यहाँ पे एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन 650 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ही यहाँ से बाय करके जाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर बने हुए यहाँ पे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक एक अप मूव कंटिन्यू करे और नेक्स्ट टारगेट इसके 670 680 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो 650 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि ट्रेड कर रहा है करीब 20 रुपए 25 पैसे 20 रुपए 30 पैसे के आसपास, ये ऑप्शन बाय करें, स्टॉप लॉस रखें इस ऑप्शन को बाय करने का करीब 12 रुपए का, और अपसाइड में हमें लगता है इसके टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 32 रुपए से 36 रुपए की तरफ ये ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। PSU बैंक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, हमें लगता है यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है पोस्ट नंबर। तो कॉल ऑप्शन 650 का स्ट्राइक का बाय किया जा सकता है। डन। एक छोटा सा ऑप्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहें 650 की कॉल ऑप्शंस के साथ तो आप कर सकते हैं। जरा दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, हम नोटिस करवा देते हैं। 650 की कॉल ऑप्शन है, अगर आप लेके जाना चाहें तो एक बार लेके जा सकते हैं SBI की, अगर आपको ठीक लगता है तो। ठीक, बाजार हो रहा है क्लोज इस समय 150 अंक यानी कि करीब करीब 150 अंक निफ्टी ऊपर है। बैंक निफ्टी के अंदर करीब 350 पॉइंट की गिरावट है। अगर आज बैंक निफ्टी का टोटल स्विंग चेक करेंगे ना आप, तो 46,900 आप समझो, और अभी जो इस समय की पोजीशंस है वो 45,900 की है। 1000 पॉइंट का स्विंग है बैंक निफ्टी के अंदर। इस 1000 पॉइंट में फर्स्ट जो था 12 साढ़े 12 बजे तक का वो तेज़ी का और नए हाई का था, उसके 12 बजे के बाद का प्रॉफिट बुकिंग का है। ये चर्निंग भी करेगा, ये इसी तरह से सब कुछ करेगा। सेम निफ्टी के अंदर भी है, बट निफ्टी के अंदर रिलायंस की वेटेज की वजह से ज़्यादा गिरावट नहीं आई हुई है। ये वेटेज वाला कंसेप्ट अभी भी बाजार का कंसेप्ट छोड़ नहीं रहा है, बट फिर भी ये कई बार अच्छा और बुरा दोनों तरीके से होता है, आप इसको बढ़िया तरीके से नोटिस किया कीजिए। बढ़ते हैं आगे, और अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से सोच रहे हैं तो आज की क्लोजिंग मैं बोलूँगा अच्छी क्लोजिंग है। आप 21,800 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज करके गए, जो एक हर्डल था, प्रॉब्लम थी। इंट्राडे के स्विंग का बेनिफिट सभी लोगों को मिला होगा जिसने 1800 देश को देखा। आते बैंक निफ्टी पर 45,500 45,800 ये दो लेवल है जो बचे हैं, आज नहीं टूटे। भले ऑल राइट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट फिर भी बचे हैं। ठीक, तो आप सोमवार को नए तरीके से फिर से मार्केट में काम होगा, अर्निंग्स का इम्पैक्ट होगा। SBI के नंबर्स भी बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए नंबर्स हमने आपको ठीक बाजार बंद होने से पहले जरा नोटिस करवा दिया। इंडिया विक्स वापस से 2% बढ़ा, लेकिन कोई चिंता विंता की बात नहीं है। आ जाते हैं कुछ बढ़ने और गिरने वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। NTPC, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर जैसे शेयर अच्छे बढ़ के गए। दिन खराब चल रहे हैं पेटीएम के। आपका पेटीएम ठीक चल रहा है, लेकिन पेटीएम का शेयर खराब चल रहा है, तो एक करीब 20% के लोअर सर्किट पे आज भी गया। एडवांस डिक्लाइन आप देख रहे होंगे, तो आज भी 1200 शेयर आपको बढ़कर बंद हुए, यानी कि मार्केट में ओवरऑल प्रॉफिट सिर्फ बैंक निफ्टी में आया, वो भी HDFC की वजह से। एक बार दिखा दो जरा HDFC, ये एक्चुअली सिर्फ रोकने की एक प्रोसेस है, इसलिए हमने इस पर SIP खोली हुई है कि हम 5 किश्तों में इसके अंदर पैसा डालेंगे। एक किश्त HDFC की हमारी जा चुकी है, 4 किश्त के लिए हम वेट करेंगे HDFC बैंक के। देखो 1.5% नीचे आया, यही बड़ी वजह है आज जो प्रॉफिट बुकिंग करवा रहा था आपको बैंक निफ्टी के अंदर। बट एनी हाउ SBI के नंबर, HDFC, दोनों का इम्पैक्ट अभी भी हैवी है, और आगे चलकर सोमवार को हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राजेश सर, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों ने बहुत मेहनत की है सर। बजट के हफ्ते के अंदर आराम कीजिए सर, 2 दिन की छुट्टी है अब,
सोमवार को वापस मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को और मेरे सहयोगी अभिषेक को आप इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।